नमस्कार। आज 13 फरवरी 2026 है और दुनिया में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों में हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जो ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या अमेरिका की नई और कह सकते हैं आक्रामक विदेश नीति दुनिया को एक नए टकराव की ओर ले जा रही है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे वेनेजुएला में सीधी सैन्य कार्रवाई से लेकर यूरोप में साइबर हमलों तक एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। तो चलिए आज इसी नई अमेरिकी रणनीति और दुनिया पर इसके असर की गहराइयों में उतरते हैं। ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है जो इंटेलिजेंस को शक्ति प्रदान करता है और ये पूरा विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा तैयार किया गया है जो एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। स्टाइलो न्यूज़ के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। ये उस स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपयोग संस्करण है जिसे सरकार, सेना और बड़े व्यापारों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल तक पहुंच मिलती है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ मुझे लगता है नवंबर 2025 में जारी हुई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में है। ये दस्तावेज पिछले तौर तरीकों से एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। आप इसे राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने का एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये बहुत साफ तौर पर बताता है कि अमेरिका दुनिया से चाहता क्या है। इसमें 5 मुख्य विदेशी नीति हित बताए गए हैं। ठीक है, 5 हित, लेकिन कागज पर तो हर रणनीति अच्छी लगती है। इन 5 बिंदुओं के पीछे की असली सोच क्या है? क्या ये सिर्फ अमेरिका फर्स्ट का ही एक नया रूप है या इसमें कुछ और भी है जो पिछली बार से अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ अमेरिका फर्स्ट नहीं है, ये अमेरिका फर्स्ट इन एक्शन है। देखिए, पिछली बार ये एक नारा था, अब ये एक सिद्धांत है। सोच ये है कि अमेरिका अब दुनिया का पुलिस वाला नहीं बनेगा, लेकिन अपने पड़ोस यानी अमेरिकी महाद्वीपों में किसी भी चुनौती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें 5 मुख्य बातें हैं। पहली, अमेरिकी महाद्वीप। दूसरी, इंडो पैसिफिक। तीसरी, यूरोप। चौथी, मध्य पूर्व। और हाँ, 5वीं, टेक्नोलॉजी। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। अमेरिकी महाद्वीप रणनीति में मनरो सिद्धांत पर ट्रंप कोरोलरी लागू करने की बात कही गई है। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगते हैं। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? इसका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल, और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मनरो सिद्धांत लगभग 200 साल पुराना है। तब अमेरिका ने कहा था कि यूरोप की कोई भी ताकत अमेरिकी महाद्वीपों में दखलंदाजी नहीं करेगी। एक तरह से ये हमारा इलाका है, इससे दूर रहो कहने जैसा था। अब ट्रंप कोरोलरी इसे एक कदम आगे ले जाती है। ये कहती है कि अमेरिका न केवल बाहरी शक्तियों को रोकेगा, बल्कि इस इलाके के अंदर की समस्याओं को भी, जैसे ड्रग कार्टेल, बड़े पैमाने पर हो रहा पलायन या अस्थिर सरकारें, इन्हें भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानेगा और जरूरत पड़ने पर सीधा हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकिचाएगा। अच्छा, यानी अब अमेरिका सिर्फ बाहरी खतरों को नहीं बल्कि अंदरूनी समस्याओं को भी सैन्य नजरिए से देख रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और बाकी के 4 हित क्या हैं? दूसरा हित है इंडो पैसिफिक को आज़ाद और खुला रखना, ताकि व्यापार के समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। तीसरा यूरोप से जुड़ा है, जहां सहयोगियों की सुरक्षा का समर्थन तो करना है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर है कि यूरोप अपनी सभ्यता और पश्चिमी पहचान को लेकर आत्मविश्वास बहाल करे। और मध्य पूर्व और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या? ये तो हमेशा से ही अमेरिका के लिए अहम रहे हैं। सही बात है। चौथा हित मध्य पूर्व है। यहाँ लक्ष्य यह है कि कोई भी दुश्मन ताकत इस इलाके और इसके तेल गैस भंडारों पर कब्जा न कर पाए, लेकिन साथ ही अमेरिका को हमेशा चलने वाले युद्धों से भी बचना है। और 5वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी। ये सुनिश्चित करना कि एआई, बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की तकनीकों में अमेरिकी मानक ही दुनिया पर राज करें। ये 5 हित सुनने में तो बड़े महत्वाकांक्षी लगते हैं, पर क्या ये व्यवहारिक है? क्या अमेरिका के पास एक ही समय में चीन से टेक्नोलॉजी की दौड़ जीतने, अपने इलाके में स्थिरता लाने और यूरोप को संभालने की क्षमता और संसाधन है? ये सब एक साथ करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। यही इस रणनीति का सबसे बड़ा जुआ है। आलोचकों का यही कहना है कि इससे अमेरिका कई मोर्चों पर एक साथ उलझ सकता है। लेकिन इस रणनीति के समर्थकों का तर्क है कि वेनेजुएला जैसी निर्णायक कार्रवाई करके अमेरिका एक मिसाल कायम कर रहा है, ताकि उसे हर जगह एक साथ लड़ने की जरूरत ही न पड़े।
एक जगह दिखाई गई ताकत बाकी जगहों पर संदेश भेजती है। तो चलिए फिर वेनेजुएला की ही बात करते हैं, क्योंकि यह रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं रही। हमने इसका एक बहुत बड़ा और सीधा असर वेनेजुएला में देखा है। हाँ बिल्कुल। अमेरिकी विशेष बलों ने कराकस में एक ऑपरेशन करके वेनेजुएला के नेता निकोलस मदुरो को पकड़ लिया। ये एक बेहद साहसी और कह सकते हैं जोखिम भरा कदम था। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने देश में स्थिरता लाने और तेल के कुओं को फिर से चालू करने के लिए एक अस्थायी शासन प्राधिकरण की घोषणा कर दी। वाह, मतलब अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने एक दूसरे देश की राजधानी में जाकर उसके नेता को पकड़ लिया। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। जाहिर है इस पर दुनिया भर में हंगामा हुआ होगा। बाकी देशों ने, खासकर पड़ोसी देशों ने इस पर क्या कहा? इस पर राय पूरी तरह से बंटी हुई है। अर्जेंटीना, एक्वाडोर और होंडुरास जैसे अमेरिका समर्थक देशों ने या तो चुपचाप या फिर खुलकर इसका समर्थन किया है। उनका मानना है कि मादुरो की वजह से पूरे इलाके में अस्थिरता फैल रही थी। दूसरी तरफ कोलंबिया, मेक्सिको और क्यूबा जैसे वामपंथी झुकाव वाले देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे एक देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। और बड़ी ताकतों का क्या रुख रहा, जैसे रूस और चीन? वे तो वेनेजुएला के करीबी सहयोगी रहे हैं। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इसकी निंदा जरूर की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम उठाने या सीधे टकराव से परहेज किया है। वे जानते हैं कि अमेरिकी महाद्वीप में सीधे तौर पर अमेरिका से भिड़ना उनके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इस घटना का जमीन पर क्या असर हुआ? क्या इलाके में तनाव और बढ़ गया? हाँ, तनाव तो तुरंत बढ़ गया। कोलंबिया को डर था कि वहां से शरणार्थी और हिंसा उसकी सीमा में आ सकते हैं, इसलिए उसने वेनेजुएला से लगती अपनी सीमा पर लगभग 30,000 सैनिक तैनात कर दिए। मैक्सिको ने साफ कहा कि वो अपनी धरती पर किसी भी अमेरिकी सैन्य अभियान की इजाजत नहीं देगा, लेकिन साथ ही ड्रग कार्टेल के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने की बात भी कही। और क्यूबा? उसकी तो वेनेजुएला में गहरी पकड़ मानी जाती है। क्यूबा से एक चौंकाने वाली खबर आई। उन्होंने पुष्टि की कि इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के सुरक्षा तंत्र में काम कर रहे हैं उनके 32 अधिकारियों की मौत हो गई। 32 अधिकारी, ये तो कोई छोटी संख्या नहीं है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि क्यूबा वहां सिर्फ सलाहकार की भूमिका में नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर मादुरो सरकार को बचाने में शामिल था। बिल्कुल, और यही बात इस पूरे ऑपरेशन को और भी जटिल बना देती है। ये सिर्फ वेनेजुएला का मामला नहीं रहा, बल्कि क्यूबा के प्रभाव को एक सीधी चुनौती थी। और अब संकेत मिल रहे हैं कि यह सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया और मेक्सिको को भी सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी नहीं रोकी तो उन्हें भी अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में निंदा तो की, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किया। क्या ये उनकी ग्रे जोन रणनीति का हिस्सा है, जिसके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वे सीधे टकराव से बचते हैं। यही ग्रे जोन रणनीति का मूल है। इसका मतलब है ऐसे तरीकों से लड़ना जो युद्ध की परिभाषा में तो नहीं आते, लेकिन आपके दुश्मन को लगातार परेशान और कमजोर करते रहते हैं। जैसे समुद्री जहाजों को परेशान करना, प्रॉक्सी ग्रोहों का इस्तेमाल करना, आर्थिक दबाव बनाना और साइबर हमले करना। तो क्या हमारे पास इसका कोई ताज़ा उदाहरण है? हाँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वेनेजुएला की घटना के कुछ ही समय बाद रूस से जुड़े साइबर यूनिट्स ने पोलैंड के पावर ग्रिड पर एक बड़ा हमला किया। पोलैंड अमेरिका का एक अहम सहयोगी है। हालांकि इस हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इसका संदेश साफ था। रूस कह रहा था, अगर तुम हमारे सहयोगी को हमारे पड़ोस में परेशान करोगे तो हम तुम्हारे सहयोगी को अपने पड़ोस में परेशान करेंगे। यह सीधे भिड़ने के बजाय एक अलग मैदान पर पलटवार करने जैसा है। ये तो बहुत ही चिंताजनक चलन है। मतलब अब लड़ाई का मैदान सिर्फ जमीन, हवा और पानी नहीं, बल्कि इंटरनेट भी बन गया है। और ये और भी जटिल हो रहा है। पहले अलग अलग हैकर ग्रुप एक दूसरे से मुकाबला करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रेरित हैकर ग्रुप एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। इससे बचाव करना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, वेनेजुएला में सीधी कार्रवाई, रूस का साइबर हमला, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा बन गई है? निश्चित रूप से। आज के दौर में सप्लाई चेन, ऊर्जा के स्रोत और टेक्नोलॉजी ही नए युद्ध के मैदान हैं। अब किसी देश की अर्थव्यवस्था को ठप करके उसे उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना पारंपरिक युद्ध से। और इसका एक और पहलू है, सूचना युद्ध।
जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई की, रूस और चीन के मीडिया ने तुरंत एक अभियान चला दिया, जिसमें अमेरिकी कार्रवाई को साम्राज्यवादी और गैरकानूनी बताया गया। वे दुनिया की नज़र में अमेरिका की वैधता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस सारे अप्रत्यक्ष टकराव और तनाव के बीच सबसे बड़े खतरे यानी परमाणु हथियारों के मोर्चे पर क्या हो रहा है? यह एक और गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि, जो परमाणु हथियारों को सीमित करती थी, अब खत्म हो चुकी है। इससे एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। कोई नहीं जानता कि दूसरा पक्ष कितने हथियार बना रहा है। और दूसरे परमाणु खिलाड़ी जैसे उत्तर कोरिया और ईरान, वे क्या कर रहे हैं? उत्तर कोरिया इस महीने के अंत में एक बड़ी पार्टी कांग्रेस की तैयारी कर रहा है। खुफिया सूत्रों का मानना है कि वहां वह अपने परमाणु कार्यक्रम को और बढ़ाने की घोषणा कर सकता है। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ओमान में बातचीत चल रही है। अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और इन सब के बीच रूस यूक्रेन पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज कर रहा है, जो दिखाता है कि वह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के दबाव बनाने से पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, ये सब समझने के बाद ये साफ है कि दुनिया एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले हफ्तों में हमारे श्रोताओं को किन खास घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए जिनसे हमें भविष्य का संकेत मिल सके? मेरे हिसाब से 4 प्रमुख बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली, उत्तर कोरिया की पार्टी कांग्रेस। इस महीने के अंत में होने वाली यह बैठक साफ कर देगी कि उत्तर कोरिया की सैन्य और आर्थिक दिशा क्या होगी और क्या वो टकराव का रास्ता चुनेगा। और बाकी 3, दूसरी, ईरान के साथ परमाणु वार्ता का नतीजा। ओमान में चल रही यह बातचीत या तो मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध से बचा सकती है या फिर उसे उसी रास्ते पर धकेल सकती है। तीसरा, वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का अगला कदम। क्या अमेरिका अपनी ट्रंप कोरोलरी को मैक्सिको और कोलंबिया जैसे दूसरे देशों पर भी लागू करेगा? अगर ऐसा होता है तो पूरे अमेरिकी महाद्वीप में अस्थिरता फैल सकती है। और चौथा संकेतक क्या होगा? ये शायद सबसे अहम है। चौथा और सबसे अहम संकेतक है विरोधियों की प्रतिक्रिया। क्या रूस, चीन और ईरान अपनी ग्रे जोन रणनीति जारी रखेंगे या वेनेजुएला जैसी अमेरिकी कार्रवाइयां उन्हें अपनी रणनीति बदलने और ज्यादा सीधे टकराव का रास्ता अपनाने पर मजबूर करेंगी? इस माहौल में गलत अनुमान लगाने का जोखिम बहुत ज्यादा है। किसी भी पक्ष की एक छोटी सी गलती भी हालात को बहुत बिगाड़ सकती है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। हमने देखा कि कैसे एक नई अमेरिकी रणनीति दुनिया भर में हलचल पैदा कर रही है और पुराने समीकरणों को बदल रही है। ये सभी जानकारी और विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संभव हुआ है। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से व्यक्तिगत खुफिया शैली की जानकारी के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि भविष्य में किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा की इच्छा हो तो हमें ज़रूर बताएं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।